आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले बेटा, आपको मैं कल जैसा कि आपको डिस्कस करके बता चुका था कि हमने डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी चीजें कल डिस्कस कर ली थी। कल क्या डिस्कस किया था? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, बराबर है कि नहीं? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग को क्या डिस्कस करना था बेटा? डेवलपमेंट के आगे पीरियोडिसिटी, क्या डिस्कस करना था? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी हम लोग को डिस्कस करना था बेसिकली। और पीरियोडिसिटी के अंदर हमने आपसे बोला था, हमने कहा था कि हमको बेसिकली क्या डिस्कस करना है? एटॉमिक रेडियस। क्या डिस्कस करना है बेटा? एटॉमिक रेडियस, है ना? एटॉमिक रेडियस डिस्कस करना है। एटॉमिक रेडियस के बाद में हमको क्या डिस्कस करना है? हमारे पास एक टॉपिक था जिसका नाम क्या था? हमने कहा था इसके बाद में हमें आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करना है। तो सर इसके बाद में आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद में हम लोग कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बाद में एक टॉपिक हमारे पास में जो है उसको नाम क्या दे देते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आज हम लोग पूरा कोशिश करेंगे खत्म हो जाए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कोशिश क्या करेंगे? खत्म ही कर देंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और आपको एक चीज बता दें कि इसको जब पढ़ा रहे होंगे ना, तो हम पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जितने भी ब्लॉक हैं, हम सारे ब्लॉक का एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे आज। सारे ब्लॉक का एटॉमिक रेडियस आज ही खत्म कर देंगे। हम सारे ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी आज ही खत्म कर देंगे। हम सारे ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आज ही खत्म कर देंगे। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी आपको डिस्कस कर देंगे क्या है। पहली चीज, आपको हर चैप्टर को समझने से पहले उस चैप्टर के थीम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बोला पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर दो पार्ट होता है, एक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक आपके पास में क्या बेटा? पीरियोडिसिटी। जब डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात किया तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास में कौन कौन सा टॉपिक आया? सर सबसे पहला टॉपिक क्या आया था कि सर डेवलपमेंट शुरू किसने किया था? तो लेवोसियर से लेकर के लेवोसियर, फिर डोवर्नियर, फिर उसके बाद में कौन आया था? न्यूलैंड। और न्यूलैंड के बाद कौन आया? मेंडलीव। लोथर मेयर, लोथर मेयर के बाद कौन है? मेंडलीव। और मेंडलीव से लेकर के आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक बात कर रहे हैं। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मुझे यह भी पता है कि हमारे पास में कितने रोज हैं, या मतलब कह सकते हैं पीरियड है, कितने हमारे पास में ग्रुप है। हमारे पास 18 ग्रुप और 7 पीरियड में हमारे पास में पूरा पीरियोडिक टेबल हमारा बट रखा है। मैंने क्या, कौन सा ब्लॉक कहां है, एस ब्लॉक कौन है, पी ब्लॉक कौन है, डी ब्लॉक कौन है, एफ ब्लॉक कौन है, क्या पूरा एक एक चीज डिस्कस कर दिया था। एस पी डी एफ सारा चीज बता दिया था हमने। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया था हमने, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दिया था हमने। आपसे यह भी बता दिया था कि हर ग्रुप का अपना अपना नाम क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप का नाम, सेकंड ग्रुप का नाम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सबका नाम पूरा बता दिया था कि नहीं बता दिया था हमने। उसकी लगभग जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मैं सब डिस्कस कर चुका हूं। जैसे कि सर अगर मैंने आपसे बोलूं कि ट्रांसयूरेनिक क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होता है, क्वाइनेज मेटल कौन सा होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव कौन होता है, कौन नॉन रेडियो एक्टिव होता है, क्या मैं एक एक चीज डिस्कस कर चुका हूं कि नहीं? वो हमारा बेसिकली कौन सा पार्ट था? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि एलिमेंट नंबर 101 से लेकर के 118 तक सबका नाम लिखिएगा, ठीक, आईयूपीएससी नाम भी लिखना है उसका, और उसके साथ साथ में उसका कॉमन नेम भी लिख लेना। कॉमन नेम भी सिखा दिया था हमने, कहा था अपडेटेड वर्जन में जो इसके निमोनिक्स है पीरियोडिक टेबल के, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था। हमने कहा था आप इसको क्या करिए, एक बार लिख लीजिएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये बात आपको सबको पता है तो अब हमको क्या डिस्कस करना है बेटा? आज हम लोग को एटॉमिक रेडियस की बात करना है। ठीक, एटॉमिक रेडियस को समझने से पहले आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? जेड इफेक्टिव, या बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। हम लोग आज शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो ध्यान से एक चीज सुनिएगा। चल, अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट को ध्यान से समझिए। पहली चीज देखो, शील्ड क्या है? जैसे मेरी आवाज है आप तक पहुंच रही है, हमारे बीच में कोई बैरियर है? हमारे बीच में कोई बैरियर है? आपके पास में नहीं है कोई बैरियर, ठीक। मैं आपको दो तीन चीजें समझा रहा हूं जिससे एटॉमिक रेडियस आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट बता रहा हूं। जैसे हमारे पास, समझो बेटा, एक चीज समझो कि हमारे पास एक ये न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के ऊपर एक सेल है। बहुत सारे सेल होंगे कि नहीं होंगे? बहुत ढेर सारे सेल होंगे इसके पास में। न्यूक्लियस के पास बहुत सारे हमारे पास सेल हो गए, समझ लो बात को। अब अगर इस न्यूक्लियस के पास हमारे पास में क्या होगा? इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मुझे होगा, ये बात मुझे पता है।
सर यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा। क्या ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर कि नहीं होंगे? न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आसपास में क्या होंगे? सब इलेक्ट्रॉन होंगे। कहती बात सबको क्लियर है? अगर यहां पे खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या आप एक बात बताइए, क्या इस न्यूक्लियस के ऊपर सबसे पहला शेल कौन, सबसे पहला सबसेल कौन सा आएगा? एस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस न्यूक्लियस को सबसे पहले मास्क कौन करेगा, छिपाएगा कौन? एस वाला। तो क्या मैं बोल दूं शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर आपसे बोलूं, शील्डिंग सबसे अच्छा कौन करेगा? सर अगर शील्डिंग की बात करूं, या सर शील्डिंग की बात कर रहा हूं, तो शील्डिंग सबसे अच्छा कौन कर रहा है? सर सबसे अच्छा एस कर रहा है, फिर कौन कर रहा है? पी कर रहा है, और उसके बाद में कौन कर रहा है? डी, और फिर कौन कर रहा है हमारे पास में? एस। क्या एस पी डी एफ की शील्डिंग इफेक्ट होती है कि नहीं होती? सबसे अच्छा शील्डिंग कौन करेगा? एस, फिर पी, फिर डी, और फिर एफ। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अब अगर यहां पे अगर कोई शील्ड कर रहा होगा, आप एक बात बताइए, यहां पे एस शील्ड कर रहा है, पी शील्ड कर रहा है, डी, फिर एफ शील्ड कर रहा होगा। मान लीजिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस के अंदर, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर भैया जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे फोर्स लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे? बोलो, फोर्स लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे? ये तो हो रहा होगा कि नहीं? फोर्स लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे? अब जब फोर्स लगा रहे होंगे, तो अगर फोर्स बहुत ज्यादा लग जाता, फोर्स बहुत ज्यादा लग जाता, तो क्या होता कि ये खिंच जाएगा कि नहीं खिंच जाएगा? फोर्स बहुत ज्यादा लग जाएगा तो खिंच जाएगा कि नहीं खिंच जाएगा? लेकिन इसके फोर्स को रोकने के लिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं इस क्लास में बैठा हूं, तो मेरी आवाज पहले इस क्लासरूम का गेट एक रोक रहा होगा, फिर एक कोचिंग का परमिसेस रोक रहा होगा, एक फिर बिल्डिंग का परमिसेस एक गेट है, ठीक, उसके बाद बाहर लोग खड़े होंगे ना, बाहर तो वहां तक खड़े होंगे कि नहीं? तो क्या मेरी आवाज ये जो गेट है ये रोक ले रही है कि नहीं? आप तक पहुंचने में मेरी बात को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। क्या ये गेट मेरी आवाज रोक रही है कि नहीं? भाई मेरा जो एकदम क्लियर, मेरा जो क्लियर वॉइस है वो बाहर तक हो सकता है, जिस तरीके से आपको सुन रहे हो, आप कंसंट्रेट होकर, वैसे वो नहीं सुन पा रहे हो, उसके बाहर वाले बिल्कुल भी नहीं। क्या गेट वाले सुन पा रहे होंगे? क्या बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे होंगे। वहां तक मेरी आवाज पूरी तरीके से क्या कर दी गई है? शील्ड कर दी गई है। क्या कर दी गई है? आवाज को पूरी तरीके से शील्ड कर दिया गया। क्या इतनी बात एकदम सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इतनी बात सबको क्लियर है तो आप एक बात बताइए, अगर मैं शील्डिंग का ऑर्डर बोलूं तो एस का सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी, और फिर एफ। क्या यही बात बराबर है कि नहीं बराबर है? और एक बात बताओ, अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको खींच रहे हैं, तो क्या ये एस यहां पे शील्ड कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? एस यहां पे शील्ड कर रहा होगा, फिर उसके बाद में यहां पे पी शील्ड कर रहा होगा, फिर यहां पे डी शील्ड कर रहा होगा, और यहां पे एफ भी शील्ड कर रहा होगा कि नहीं? सबसे अच्छी शील्डिंग कौन कर रहा है? एस। फिर कौन कर रहा है? पी। फिर कौन कर रहा है? डी। फिर कौन कर रहा है? तो क्या एस पी डी एफ शील्डिंग कर रहा है? इतनी बात सबको क्लियर है? सर एस पी डी एफ सब शील्डिंग कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक चीज बताओ, एक सेकंड बेटा बस। हाँ, तो हमारे पास एस सबसे अच्छा शील्ड कर रहा है, फिर पी, फिर डी, फिर कौन शील्ड कर रहा है? एफ। यही तो कर रहा होगा कि नहीं? आप एक चीज बताओ, अगर मेरे पास यहां पे बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से आप समझते हो कि क्यों कोई साइज बराबर हो जाता है। एक बात बताओ, अगर यहां पे एक आपको एक मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आप यहां पे बोरान का नाम सुना है कि नहीं सुना है? एल्युमिनियम का नाम सुना है कि नहीं सुना है? गैलियम का नाम सुना है कि नहीं सुना है? इंडियम का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बोलो यही तो है कि नहीं है? बोलो यही तो है कि नहीं है? बोलो पक्का ना? अब ये बताओ, नीचे आने पे क्या इसके पास में एक शेल है, इस एल्युमिनियम के पास क्या दो सेल होगा? दो, या नीचे आने पे सेल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यहां आने पे सेल और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो ऐसे तो होगा कि नहीं होगा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर नीचे आने पे सेल बढ़ रहा है, तो क्या सेल के बढ़ने से साइज भी बढ़ेगा? अरे सेल के बढ़ने से क्या साइज बढ़ेगा? यस सर, बिल्कुल साइज बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा कि नहीं? अगर शेल बढ़ेगा, अब यहां पे बताओ, अगर यहां पे था बोरान के पास में, बोरान तक फिल होने में एस और पी का ही यूज होता था कि नहीं? यहां पे एल्युमिनियम को फिल होने में एस और पी का ही इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था? जब यहां गैलियम था, तो गैलियम से पहले क्या डी भी आ गया था कि नहीं आ गया था? बोलो क्या डी आ गया था कि नहीं? बोलो डी आया था कि नहीं आया था? और अगर मान लो डी आ गया होगा, तो डी की शील्डिंग कैसी होती है? डी की शील्डिंग पुअर होती है। पहले एक बात बताओ, हम जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इधर बताओ, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इधर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो होगा क्या बेटा? लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज। अरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा? लिथियम का बढ़ा कि बेरिलियम का? सर बेरिलियम का। बेरिलियम है बोरान, तो बोरान, बोरान या कार्बन तो कार्बन, कार्बन या नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ रहा होगा, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है कि नहीं? इसमें प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहा होगा, तो क्या इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा? और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या खींचेगा ये?
अरे बोलो ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और अगर ये खींच रहा होगा तो साइज श्रिंक होगा कि नहीं श्रिंक होगा? बोलो साइज श्रिंक होगा कि नहीं? तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज डिक्रीज और इंक्रीज, साइज डिक्रीज और इंक्रीज। क्यों क्यों? क्या जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है? अब जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जेड इफेक्टिव क्या है बेटा? टाइप ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो बार बार हम लोग शील्डिंग बोल रहे हैं, शील्डिंग शील्डिंग बोल रहे हैं ना, तो शील्डिंग क्या होता है? कितना इसने मास्क कर लिया है, कितना इसने मास्क कर लिया है। तो शील्डिंग को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और इसके बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितना होता है उसको क्या बोलते हैं? जेड। क्या बोलते हैं बेटा? जेड। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा। क्या जेड किसको बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है कि नहीं बताता है? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बताता है? यही। अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा, अगर सुनो बेटा ध्यान से, अगर न्यूट्रल स्टेट में है कोई एलिमेंट तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होता है कि नहीं? और जेड रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या अगर मान लीजिए किसी के पास 18 है तो इसका मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहे होंगे कि नहीं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मान लीजिए 20 वाला हुआ तो क्या जेड बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जेड बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर जेड बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि सर इधर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, तो शील्डिंग भी तो बढ़ रहा होगा, शील्डिंग भी तो बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? अरे शील्डिंग बढ़ेगा कि नहीं? तो शील्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से। तो क्या जेड में से सिग्मा जाएगा कि नहीं? अब जेड में से जो सिग्मा जाएगा तो ओवरऑल जो निकल के आया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जेड इफेक्टिव निकल के आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। बराबर। अब अगर तुम इधर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, बराबर है, अगर तुम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी संख्या तो बढ़ रही है? क्यों भाई अबू तालिब? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है कि नहीं? तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो क्या उसके बीच में शील्डिंग भी तो बढ़ रहा होगा, तो मास्किंग भी तो बढ़ रहा होगा। तो क्या सिग्मा नहीं बढ़ेगा? सर जेड भी बढ़ेगा, सिग्मा भी बढ़ेगा, जेड भी बढ़ेगा, सिग्मा भी बढ़ेगा। तो आप कैसे करें कि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा जब दोनों बढ़ रहा है? अरे जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ गया तो घट नहीं जाएगा। लेकिन सर आप समझिए बात को, मसला ये है कि मैं अगर बोलूं कि मुझे रोज 100 रुपए की कमाई हो रही है, रोज 100 रुपए की कमाई हो रही है, जैसे आज 100 की कमाई हुई, कल मान लो 100 की छोड़ो, मैंने बोला कि रोज हमारी कमाई बढ़ती जा रही है। आज मैं 10 रुपया कमाया, कल 100 रुपया कमाया, परसों 1000 रुपया कमाया। लेकिन जैसे कमाई बढ़ रही है वैसे खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, वैसे खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। आज जब 100 कमाया तो मेरा 10 खर्चा हुआ, कल जब 1000 कमाया तो मेरा 100 खर्चा हुआ। ठीक, आज जब 100 कमाया तो मेरा 10 खर्चा हुआ, कल जब 1000 कमाया तो 100 खर्चा हुआ, परसों जब 10,000 कमाया तो 1000 खर्चा हुआ। क्या ओवरऑल मेरी ग्रोथ बढ़ रही कि नहीं? अरे भैया हमारे पास तो टोटल रुपए की संख्या बढ़ रही ना, खर्चा तो कम है। तो बढ़ सिग्मा भी रहा है और बढ़ जेड भी रहा है, लेकिन जेड का ग्रोथ ज्यादा है, सिग्मा का ग्रोथ कम है। तो क्या ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे भैया ये 100 से, ये 10 से 100 और 100 से 1000 और ये 1 से 10 और 10 से 100, तो क्या ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? और अगर जेड इफेक्टिव दिखाई पड़ेगा तो मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बोलो पक्की बात है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुन लीजिए, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, तो सर नीचे आने पे क्या होगा? नीचे आने पे भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा क्या? सर चेक कर लेते हैं, नीचे आने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि नहीं? सर यहां पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। क्या नीचे आने पे क्या सेल इंक्रीज होता है? जैसे मैंने बोला था ना कि नीचे आने पे क्या इंक्रीज होता है? सेल। नीचे सेल से डिफाइन होता है। अब नीचे सेल से डिफाइन हो रहा है तो क्या नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यहां पे सिग्मा भी लगभग लगभग बराबर होता है। जैसे आज मैं कमाया, आज मैं 10 रुपया कमाया, मेरा 8 खर्चा हो गया। आज मैं 10 कमाया, 8 खर्चा हो गया, कल फिर 10 कमाया, फिर 8 खर्चा हुआ। तो भैया हमें वही 2 रुपया रोज बच रहा है। तो क्या जब जितना ग्रोथ मेरा हो रहा था उतना ही खर्चा हो रहा था, जितना ग्रोथ हो रहा था उतना ही खर्चा हो रहा था, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि हमारे पास में जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट आ रही कि नहीं आ रही है? तो नीचे क्या होता है? नीचे आने पे जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है। नीचे आने पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। नीचे आने पे जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है। अगर ये दोनों चीज हो जाती है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हम लोग जेड इफेक्टिव को कंसीडर किया जाए हर फैक्टर में? चाहे एटॉमिक रेडियस निकालना हो, चाहे आयन एनर्जी निकालना हो, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या इफेक्टिव लोगे? जेड इफेक्टिव। और जब नीचे आने पे जेड इफेक्टिव कांस्टेंट ही हो जाता तो क्या मैं शेल को कंसीडर करूं? क्या बेहतर होगा कि सेल बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? और शेल बढ़ रहा है तो मतलब साइज बढ़ रहा है। तो इधर नीचे क्या कंसीडर करोगे? साइज। नीचे किसको कंसीडर करोगे? साइज को। बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्की बात? दो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई?
लेफ्ट टू राइट समझ में आ गया जेड इफेक्टिव, और नीचे आने पे जेड इफेक्टिव समझ में आ गया, बराबर कि नहीं बराबर। अब देखो, अब तुम्हें दो एक्सेप्शन पढ़ाता हूं, दो एक्सेप्शन का पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। दो क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा, बोलता है एल्युमिनियम और गैलियम का साइज बराबर हो जाना, ठीक, एल्युमिनियम और गैलियम का साइज बराबर हो जाना। दूसरा बोलता है जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज बराबर हो जाना। क्या दोनों चीज सिखाता है कि नहीं सिखाता है? एल्युमिनियम गैलियम का भी साइज बराबर, जर्कोनियम हाफेनियम का भी साइज बराबर। रीजन, रीजन सुनो, मैं बताता हूं, पुअर शील्डिंग विल्डिंग सुनो, बहुत ध्यान से सुनो कि क्या होता है ऐसा, ठीक, बहुत कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, हिला हुआ होता है सबका। सर यहां पे इलेक्ट्रॉन को जब खींच रहा होता है कोई, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, पी वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां पे शील्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? शील्ड कर रहा है कि नहीं? बोलो शील्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एस कर रहा, इस मतलब मान लीजिए बोरान वाले में कौन कर रहा होगा? एस, यहां पे एस पी दोनों कर रहे होंगे, एस और पी कर रहे होंगे कि नहीं? यहां पे कौन आया? एस पी डी, तीनों कर रहा है कि नहीं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बढ़ा ना नीचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ना चाहिए ना। लेकिन शील्ड ही तो बीच में आ जाता था तो रोक लेता था। शील्ड बीच में आ जाता तो कहां अट्रैक्शन आने देता था? क्या नहीं आने देता था? शील्ड बीच में आता था, रोक लेता, तभी तो शेल बढ़ता था, साइज बढ़ जाता था। लेकिन हुआ क्या, डी जब आया गैलियम के अंदर पहली बार, क्या आया? डी, और इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ा? 10। इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ा डी की वजह से? 10। प्रोटॉन कितना बढ़ा? 10। 10 बढ़ा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो और हैवी होनी चाहिए कि नहीं? और जबरदस्त होगा कि नहीं? और होगा। अगर कोई शील्ड लगाने वाला आ जाता तो अट्रैक्ट कर पाता? क्या नहीं कर पाता। लेकिन जब शील्ड लगाया तो कमजोर मरा हुआ शील्ड लगा दिया, मरा हुआ शील्ड लगाया मतलब एकदम वीक शील्ड लगा दिया। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस पकड़ के खींच लेगा कि नहीं? और जब खींचेगा तो हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था सेल की वजह से, लेकिन इसके अंदर जो डी ने शील्डिंग की, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पुअर शील्डिंग हुआ कि नहीं? बोलो क्या हुआ? पुअर शील्डिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो पुअर शील्डिंग की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे, कौन थे? डी वाले ट्रांजिशन ही होते ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट वाले क्या किए? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के इसको खींच दिए। क्या किए? खींच दिए, मतलब सुकोड़ दिए इसको, बराबर है कि नहीं? तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन तो ऐसे थे, लेकिन हुआ क्या कि जो साइज निकल के आया वो लगभग ऐसे निकल के आया। जब इन दोनों, अब इसको सुकोड़ दिए तो हमें लग तो रहा था कि एल्युमिनियम से बड़ा होगा गैलियम, लेकिन ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एल्युमिनियम का साइज गैलियम के बराबर हो जाएगा कि नहीं? ठीक। आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन ये पूछ रखा है, पूछा कि एल्युमिनियम और गैलियम का साइज डिक्रीज क्यों हुआ? एल्युमिनियम और गैलियम का साइज लगभग बराबर क्यों हुआ? सर ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, मतलब डी वाले पुअर शील्डिंग किए ना। तो सर अच्छा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी, तो इसको बोलते क्या है? इस साइज का, हाँ, इस साइज के बीच में जो दोनों का बराबर साइज हो गया, इस इफेक्ट को बोलते क्या है? दिस इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला इसको? दिस इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरीके से जब यहां पे हम लोग क्या पढ़े, हम लोग लिखा है एस्केंडियम, येट्रियम और लैंथेनम, और यहां पे टाइटेनियम और जर्कोनियम और हाफेनियम। तो जब यहां पे लैंथेनम जब शुरू हुआ तो क्या यहां पे एफ ब्लॉक वाला शुरू हो गया कि नहीं शुरू हो गया? तो क्या एफ वाले ने अचानक से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंक्रीज किया कि नहीं इंक्रीज किया? और जब इंक्रीज किया हो गया तो हाफेनियम का साइज क्या था? हमको लगा था जर्कोनियम से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इस हाफेनियम के अंदर साइज श्रिंक होगा कि नहीं होगा? साइज श्रिंक होगा। और क्यों श्रिंक होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ा, लेकिन हाफेनियम के अंदर जो एफ था, एफ ने अच्छी शील्डिंग नहीं की। एफ ने अच्छी शील्डिंग की क्या? अरे एफ ने शील्डिंग की, सोमिल एफ ने शील्डिंग की अच्छी? नो सर, पूरी शील्डिंग नहीं की अच्छे से, ठीक है। अगर शील्डिंग अच्छी नहीं की तो इसका मतलब तो यही है कि क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? शील्डिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं? तो शील्डिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं जर्कोनियम और हाफेनियम के अंदर, जर्कोनियम और हाफेनियम के अंदर साइज लगभग बराबर, साइज लगभग बराबर, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज नॉन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू नॉन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मजे की बात तुमको बताऊं, ये तो सवाल अब तक पूछा गया है, ये सवाल तो अब तक पूछा गया है। अभी सवाल और पूछेगा, सवाल अभी और पूछेगा, सवाल अभी क्या करेगा? और पूछेगा, है ना। सुनो ध्यान से, अगर सवाल पूछा टाइटेनियम के बाद जर्कोनियम, जर्कोनियम के बाद हाफेनियम, टाई जरा हफ्ता स्कैंडियम, फिर उसके बाद में क्या होता था? वेनेडियम,
वो नदी बहुत तैरा। बताओ एनबी और टीए के बीच में क्या होगा? जर्कोनियम हाफेनियम बराबर एनबी और टीए भी बराबर, मतलब ये 4D और 5D पूरी सीरीज बराबर हो जाएगी। सीरीजिया मतलब समझ रहे हो? हाँ, तो पूरी सीरीज ही बराबर हो जाएगी। बात बराबर है कि नहीं बराबर? अब मजे की बात सुनो, तो यहां पे एल्युमिनियम और गैलियम हो गया। क्या हो गया बेटा? एल्युमिनियम और गैलियम। अगर यहां पे एल्युमिनियम और गैलियम हो गया तो ये क्या है? कार्बन है। इधर क्या है? कार्बन, और इधर सिलिकॉन, और इधर जर्मेनियम, और इधर एसएन, और इधर पीबी। ठीक, अब देखो इन दोनों का भी साइज बराबर हो जाता है, इंडियम और थैलियम का भी। क्यों? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहां शुरू होता है, यहां तक लगता जाता है, यहां तक लगता है। एसएन और पीबी का भी बराबर होने लगता है, यहां तक लगता जाता है। अच्छा, तो यहां पे अगर आपने बोला सर एल्युमिनियम गैलियम का साइज बराबर होगा, तो क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम में नहीं लगेगा? सर सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी लगना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं? अगर यहां पे एनबी और टीए में लग सकता तो यहां भी लगना चाहिए कि नहीं? बोलो कीर्ति, लगना चाहिए सिलिकॉन जर्मेनियम में, लगना चाहिए कि नहीं? लेकिन होता क्या है, मान लो यहां पे सिलिकॉन का हम मान लिया कि 10 पिकोमीटर था इसका साइज, है ना, और हमने सोचा कि यहां पे एक सेल बढ़ने से 20 पिकोमीटर होगा, एक 20 पिकोमीटर होगा कि नहीं? ये क्या हुआ? श्रिंक हो गया। ये क्या हुआ? श्रिंक हो गया। बोलो सही है? अगर ये श्रिंक भी हो रहा है तो श्रिंक होने से छोटा तो होगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन छोटा हो करके कितना हुआ? 15 हो गया। क्या अभी भी साइज बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो क्या मुझे देखने के बाद इफेक्ट दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में लगता तो है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन लगने के बाद भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल पाता है। बराबर बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या मैं आपको 3 पॉइंट बताऊं? मैंने आपको जेड इफेक्टिव सिखाया, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम कांस्टेंट होता है। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव से सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, नीचे आने पे क्या डिस्कस करेंगे? सेल से या साइज से? क्या दोनों बराबर बात? सेल से इंक्लूड करेंगे कि नहीं? सर बताइए, टाइटेनियम वाली फैमिली में जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज बराबर होना, ठीक, या उसकी पूरी सीरीज 4D और 5D सीरीज का साइज बराबर होना, और मैं बोल सकता हूं एल्युमिनियम और गैलियम का साइज बराबर होना। क्या ये सब शील्डिंग का कारण है? क्या एल्युमिनियम और गैलियम का साइज बराबर होना क्या पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन? और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और क्या यहां पे बोल सकता हूं कि मैं यहां पे बोलता हूं जर्कोनियम और हाफेनियम, जर्कोनियम और हाफेनियम, क्या इन दोनों का साइज बराबर होना? क्या दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या पूरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बराबर। अब हमको बात क्या करनी है? एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस शुरू करें। देखो हमको एक बात बोल देते हैं बेटा, हम एटॉमिक रेडियस की बात बोल देते हैं, ठीक है? बुरा तो नहीं मानोगे, मैं एटॉमिक रेडियस की बात बोल रहा हूं, देखो सुनो ध्यान से। रोना नहीं कोई है? करे कौन क्यों रोएगा? कुछ लोग हैं बेटा रोने की स्थिति दिख रही है उनकी हमें। अच्छा रोना नहीं है तो क्या सोना है? कह रहे सो सकते हैं क्या? तौसीफ भाई क्या बोल रहे हैं बच्चे? सो सकते हैं क्या? हमारे क्लास में सो सकते हो, लेकिन सोने का मतलब है मौत को दावत देना। बेटा कीर्ति थक गई हो? है? मीनू थक गई? सुनो ध्यान से। अच्छा देखो, देखो ये डिस्टेंस कितना है बेटा? डी। ये क्या है? डी, मतलब इसका रेडियस, इसका रेडियस बराबर, इसका रेडियस यही तो है। अगर मैं बोलूं इसका रेडियस निकालू तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई में 2, ठीक। अगर इसका बोलूं तो ये क्या है बेटा? ये पूरा मिला के डी है, और इसका रेडियस निकालू तो क्या हो जाएगा? ये रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई में 2, बराबर है कि नहीं? ये रेडियस है, अब ये रेडियस क्या होगा? डी बाई में 2, बराबर कि नहीं बराबर? जब दोनों एटम आपस में कोइंसाइड हो जाते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये बॉन्ड जो बनेगा दो एटम आपस में कोइंसाइड होकर के, इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियस। इसको क्या बोलेंगे?
ये बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट बनेगा। जब दोनों एकदम आपस में सटे हुए होते हैं इसको क्या बोलते हैं, मेटालिक। क्या बोलते हैं इसको, मेटालिक। ये कैसा बॉन्ड, मेटालिक। और इसको कौन सा बोलते हैं, वंडर वॉल। इसको क्या बोलते हैं, वंडर वॉल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, वंडर वॉल। बराबर है कि नहीं। अब एक बात बताओ, वंडर वॉल हो गया। सर अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज आर कोवेलेंट, दिस इज आर कोवेलेंट। बोलो क्या हो सकता है ये, आर कोवेलेंट। और इसको क्या बोलेंगे, आर मेटालिक। क्या बोलेंगे, आर मेटालिक। बराबर है कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे, आर मेटालिक। और इसको क्या बोलेंगे, आर वंडर वॉल। क्या बोलेंगे, आर वंडर वॉल। मैं ग्रुप पीरियड में बाद में बात करूंगा, अभी ग्रुप पीरियड में बाद में बात करूंगा। पहले आपसे 3 सवाल पूछेगा, बताओ कोवेलेंट रेडियस बड़ा होगा, मेटालिक या वंडर वॉल। सर अगर ये 5 था, ये 5 था तो 10 होना चाहिए था। ये दोनों कुछ कोइंसाइड कर गया ना, दोनों कुछ क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। तो क्या 10 होगा कि कुछ कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूं आर कोवेलेंट, आर कोवेलेंट से बड़ा कौन होगा, आर मेटालिक। और आर मेटालिक से बड़ा कौन होगा, आर वंडर वॉल। क्या रेडियस ऐसे निकलता है कि नहीं निकलता है, बोलो सही बात है कि नहीं। तो कभी भी अगर कोई दो एटम के बीच में कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर करे और वही दो का मैं बोलूं कि एक मैं बोलूं कि मेरे पास में एक नियॉन है, नियॉन की 2 तरीके की रेडियस है। मैं बोला मेरे पास में एक मेटालिक रेडियस है और एक कोवेलेंट रेडियस है। तो बताओ मेटालिक वाला बड़ा होगा कि कोवेलेंट वाला, मेटालिक वाला। बराबर। मैं बोलूं कि एक मेटालिक है एक वंडर वॉल है, तो कौन बड़ा होगा, वंडर वॉल। बराबर है बात की नहीं बराबर। कुछ सोचना है क्या, नहीं सोचना है। बराबर पक्का। अब सुनो, देखो देखो ध्यान से। दूसरा चीज, आपको एटॉमिक रेडियस की बाद में बात करूंगा, पहले मैं आयनिक रेडियस की बात करूं, पहले मैं आयनिक रेडियस की बात करूं। क्या आप लोग दिल से फील कर सकते हो आयनिक रेडियस को, पेट से फील नहीं करना है ना। क्या सर आपके पेट को देख करके हेमी रेडियस दिखाई पड़ रहा है हमको, हेमीस्फीयर सॉरी, तो रेडियस निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं बेटा। देखो हम लोग सबसे पहले आज क्या बात करने जा रहे हैं, आयनिक रेडियस की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, आयनिक रेडियस की। मैं बात कर लूं पहले आयनिक रेडियस की। मैं फटाफट चीजें डिस्कस कर रहा हूं। अब इसके अलावा एक गारंटी ले सकता हूं, इसके अलावा नीट में पूछेगा नहीं। नीट की तो औकात नहीं कि ज्यादा पूछ ले, बस आपको समझना है। सर अगर कोई एटम है, सुनो, अगर मान लो एक हमारे पास सोडियम है, हमारे पास क्या है बेटा, एक सोडियम है। क्या है ये एक सोडियम है। मान लो एक सोडियम का एटम है, ठीक। इसके पास में, सोडियम के पास में अगर सोडियम है तो सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं। हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मतलब है, इसका मतलब 11 और प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन 12 होते हैं। लो लिख लो लिख लो, नहीं तो पता लगा नाराज हो गए। न्यूट्रॉन 12। ये सोडियम की कहानी है। किसकी कहानी है, सोडियम की कहानी है। मैं आपसे बोला, अगर मैं आपसे बोला कि ये एक एटम और है, ये क्या है, ये एटॉमिक रेडियस है और ये सोडियम है, लेकिन ये क्या है, Na+। तो Na+ में जब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन कम होगा कि प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन कम होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन कम। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, 10 या 11, 10। और प्रोटॉन कितने, 11। और न्यूट्रॉन कितने, 12। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां की बात करें, हम यहां की बात करें, थोड़ा सा तुम समझदार हो, मैं ये बात मान करके कर रहा हूं, बुरा मत मानना है ना, बुरा मत मानना। सुनो ध्यान से, अगर यहां पे मेरे पास देखे तो 11 प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा। सर यहां पे भी 11 प्रोटॉन होगा। सर बात बराबर है, दोनों जगह पे 11 प्रोटॉन है। अच्छा इसके पास में इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं, यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा नहीं लग रहा है 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे, क्या बराबर 1 1 1 1। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 1 से ज्यादा लगाएगा कि नहीं, और 1 से अगर ज्यादा लगाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, साइज छोटा हो जाएगा कि कम, साइज बढ़ेगा कि घटेगा, अरे खिंच जाएगा। ऐसा फील करो ना, खिंच जाएगा। और अगर खिंचेगा तो बताओ सोडियम का साइज बड़ा होगा या Na+ का, सोडियम का या Na+ का, ऑब्वियसली सोडियम का। मतलब मैं आपसे बोलूं, अच्छा अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन आ जाता इसके पास, क्या हो जाता, ज्यादा आवाज लग रही है, बेटा भात खाया हूं तो अब एनर्जी निकालना है ना कहीं, तो कहां निकालूं, मतलब अब माइक भी तो नहीं लगा रखा हूं दीदी। अरे ये माइक दूसरे काम का है दीदी, चलो कोई नहीं, चलो ये मेरी नेचुरल आवाज है, ठीक, मैं इसमें रोक नहीं सकता। सुनो ध्यान से बात को, अगर यहां सोडियम है और यहां Na+ है, सोडियम है और यहां Na+ है, बराबर है।
अब इस सोडियम और Na+ में मुझे बात समझ में, अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता, अगर मैं इसमें एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता तो 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने 12, तो क्या एक होता कि कम होता? तो अरे 12 प्रोटॉन तो 11 ही होता ना पागलो, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है इस बार? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाता कि नहीं? अगर मान लीजिए Na-, ये बनता नहीं है लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली बना रहा हूं, समझने के लिए बना रहा हूं। क्या 12 हो गया? अब क्या एक एक का रेशियो होगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो अगर कम हो गया तो क्या खींच पाएगा? क्या नहीं खींच पाएगा, तो और छोड़ देगा। तो क्या बढ़ जाएगा साइज की नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं बोलूं तो साइज बड़ा हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ा कौन? हमेशा अगर कोई एक एटम है उसका एनायनिक फॉर्म ज्यादा बड़ा होगा, फिर उसके पास में न्यूट्रल फॉर्म, उसके बाद में क्या? उसका न्यूट्रल फॉर्म, और उसके बाद में उसका कौन सा? कैटायनिक फॉर्म। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है कि नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूं रेडियस ऑफ कैटायन, मैं एक बात बोलूं कि रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, सर रेडियस ऑफ कैटायन इज जितना ज्यादा चार्ज उतने ही रेडियस कम। बराबर कि नहीं बराबर? तो ये चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? ये चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और रेडियस ऑफ एनायन जितना ज्यादा चार्ज उतना ही बड़ा साइज, तो रेडियस ऑफ एनायन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? क्या ये बात तुम एटॉमिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, आयनिक रेडियस सीख पाए कि नहीं सीख पाए? बराबर। ये बात एकदम बिल्कुल तुम लोग क्या करो, फोटो खींच लो, एकदम जैसे नागिन फोटो खींचती वैसे तुम लोग ये बात बसा लो आंखों में। ठीक है बेटा, सब लोग एकदम नागिन बन जाओ। हाँ, हम फोटो खींच लें बेटा, हम नाग हैं, हम फोटो नहीं खींचते, हम खाली डसते हैं। और जिसको डस लेते हैं वो क्लास के बाहर निकलता है, वो ऐसे छटपटाता हुआ जाता है। ठीक है, सुनो, हो गया ये। नेक्स्ट, मिल जाएगा आपको, मिलेगा, कल मिलेगा ये, मतलब रात में मिल जाएगा। सुनो, एक और होता है, अभी हम बाद में आएंगे, एटॉमिक रेडियस पे बाद में आएंगे, एटॉमिक रेडियस आते ही पूरा सब निपटा देंगे। ठीक, सुनो, एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन होता है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। किसका? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब क्या? सेम इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या मतलब? सेम इलेक्ट्रॉन, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। क्या इतनी बात बराबर है सबको? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो मैं एक बात बोलूं क्या बेटा? सर मैं एक एग्जांपल से समझा दूं। सर मेरे पास में एक एग्जांपल है नाइट्रोजन -3, और कौन सा मेरे पास में? ऑक्सीजन -2। ठीक है, और मेरे पास में क्या बेटा? और क्या हमारे पास में? ऑक्सीजन -2, और क्या है यहां पे? फ्लोरीन माइनस, नियॉन, सोडियम प्लस, सोडियम के बाद कौन? मैग्नीशियम +2। ये हमारी क्लास है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ये ध्यान नहीं रखूंगा कि ऑनलाइन चल रहा है, यहीं उतर के मारने लगूंगा तुरंत। सुन लो ध्यान से, क्या इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। प्रोटॉन कितना? 11। प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन कितना? 10। प्रोटॉन कितना? 8। इलेक्ट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन कितना? 10। बस इधर इलेक्ट्रॉन कितना और प्रोटॉन कितना? 9। प्रोटॉन कितना? 10। प्रोटॉन कितना? 11। और प्रोटॉन कितना? 12। अब आपको ऐसा नहीं फील समझ में आ रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा और प्रोटॉन कम? बराबर है कि नहीं? तो क्या फोर्स जो लगेगा कम लगेगा? यहां पे थोड़ा ज्यादा हो गया तो फोर्स और ज्यादा, यहां पे और ज्यादा, यहां पे और ज्यादा। यहां पे देखिए 11 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन, पकड़ के एकदम निचोड़ देगा आके, है ना। यहां पे 10 और 12 प्रोटॉन पकड़ के और खींच देगा। क्या सबसे छोटा साइज किसका होगा? तो क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी यही है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो जिसका एनायन ज्यादा, एनायन वाले का साइज ज्यादा होगा। बराबर। या आप लोग एक बात एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज सिखाया था आपके कि नहीं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? n²/z। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब n² तो सेम, मतलब n मतलब सेल सबका सेम हो जाता है, सब एक ही जगह पे आ जाते हैं ना।
बराबर। तो जेड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? जेड का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है कि प्रोटॉन? जेड हमेशा प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, कभी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जेड इज अ प्रोटॉन। अगर जेड प्रोटॉन तो जिसका प्रोटॉन ज्यादा उसका रेडियस, तो फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिस इज द फॉर्मूला, या कह सकते हो दिस इज द जीटी। निकाल सकते हैं कि नहीं? जिसका जेड ज्यादा रेडियस कम, इसका 12। या तो फिर क्यों इतना दिमाग लगाना सर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो छोटा, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज वो बड़ा। ठीक, सेम एटम हो तब भी ये वैलिड है, और सेम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तब भी ये वैलिड है। नहीं वैलिड है? दोनों में एनायन बड़ा कैटायन छोटा, बराबर कि नहीं बराबर? ये हो गया हमारा आयनिक साइज और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अभी एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं एटॉमिक रेडियस में, एटम की, है ना। एटम की बात करें, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, खाली फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो साइज को क्या करते हैं बेटा, फैक्टर्स की बात करूं, जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज, है ना बेटा। सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जेड इफेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जेड इफेक्टिव। और दूसरा क्या है, शेल। दूसरा क्या है, शेल। अरे मुझे तो बकवास पता ही नहीं है, मुझे तो बकवास पता ही नहीं है। मुझे ये बात पता है कि अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो क्या होता है बेटा, साइज कम या ज्यादा, कम, बराबर कि नहीं? सर अगर सेल का नंबर इंक्रीज तो सेल को क्या बोलते हैं, एन। अगर इंक्रीज तो साइज डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज, बढ़ता हुआ ना, हाँ साइज इंक्रीज, बराबर है कि नहीं बराबर है? आपको कुछ चीजें बताऊं, फटाफट फटाफट वाला बताऊं। सर मुझे एक एक करके तो बात ही नहीं करना, आप बताओ लिथियम से बड़ा कौन, बेरिलियम। बेरिलियम से बड़ा कौन, बोरान। अरे पागलो गलत बोल रहा हूं मैं, लिथियम सबसे बड़ा, उससे छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा बोरान। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज घटता है, क्या होता है, साइज घटेगा। लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा बोरान, बोरान से छोटा कार्बन, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन से छोटा, और फ्लोरीन से छोटा, गलत बात। नियॉन, सुनो, नियॉन अपने पीरियड में बड़ा हो जाता है। रीजन, सबका कोवेलेंट रेडियस देखते हैं, नियॉन का वंडर वॉल रेडियस देखते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे कि कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम लिथियम टू नियॉन तो डिक्रीज, तो डिक्रीज। और अगर बोल दे कि बताइए सेकंड पीरियड में क्या होता है, तो सर बताओ क्या होता है सर, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज टिल फ्लोरीन एंड नियॉन का हम लोग वंडर वॉल रेडियस कंसीडर करते हैं, बराबर है कि नहीं? पक्का ना, नियॉन कई बार बड़ा देखा जाता है। तो मैं बोल सकता हूं क्या इधर आने पे साइज घट रहा है, इधर आने पे साइज घट रहा है, इधर आने पे भी साइज घट रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूं सबसे बड़ा अल्कली मेटल नहीं है, सबसे बड़ा अल्कली मेटल नहीं है? तो अल्कली मेटल अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है कि नहीं, अगर कोवेलेंट की बात बोले। और अगर वंडरवॉल भी कंसीडर कर लिया तो उसका बाप कौन, नियॉन। कोवेलेंट का पापा कौन होता है, मतलब वंडरवॉल होता है ना, तो वंडरवॉल वाले बड़े हो जाएंगे। बात एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ पा रहे हो? कई बार तुम्हें कंफ्यूजन होता है इन सब चीजों का। अभी एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा पढ़ा होगा तो रिवीजन में मजा आएगा, है ना, तब समझ में और आएगा। तो मैं एटॉमिक रेडियस पूरा डिस्कस कर दिया, एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर दिया। अब मेरे पास में, अब ये सब मुझे देखने की जरूरत है क्या, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज। नीचे आने पे सेल का नंबर इंक्रीज तो एटॉमिक साइज इंक्रीज, बराबर है कि नहीं बराबर है? नीचे आने पे साइज बढ़ता है कि नहीं? अब मैं एक एक करके बात करूं, अगर बुरा ना मानो तो। मेरे पास में एक ब्लॉक है जिसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा, एस ब्लॉक। किसको बोलते हैं, एस ब्लॉक। अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो मेरे पास में एस ब्लॉक में कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, और कौन है, सीजियम, और कौन है बेटा, फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एक हमारे पास कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, और बाप राजी नहीं रोए। इसको, हाँ तुम्हारे पापा राजी हैं कार स्कूटर दोनों दिलाने में? अच्छा, हाँ। लिथियम से छोटा बेरिलियम, लिथियम से छोटा बेरिलियम, सोडियम से छोटा मैग्नीशियम, पोटेशियम से छोटा कैल्शियम। ये बात तो एकदम क्लियर समझ में आ रही, कितना आसान है। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा, अब पूछ लिया बताओ लिथियम बड़ा कि स्ट्रॉन्सियम? जैसे मैं एक बात, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, अफाक
है ना, ध्यान समझे बेटा, ठीक है। अरफात भाई, हाँ, जैसे मैं अरफात का कंपेयर करूं कि अरफात और अफाक में कौन मोटा है? अफाक मोटे हैं, मतलब तंदुरुस्त हैं, मोटे नहीं तंदुरुस्त हैं। ये भाई थोड़ा कौसर केयर के शिकार है। अरे कौसर कोर जानते हो कि नहीं? ये हाँ, अगर कभी ये याद ना हो तो ऐसे भी याद कर लो, ठीक है। कुमारी प्रिया मर गई चाय पी के, अरे ऐसे भी याद होता है, कुमारी प्रिया मर गई चाय पी के, मर गई चाय पी के। क्वासर कोर प्रोटीन से होता है और मेरेस्मस कैलोरी और प्रोटीन दोनों से होता है ना, ये भी तरीका होता है। मैंने कुछ याद कराया था अभी बीच में, याद कराया था, मैंने कहा था ब्लड का शेप याद करने का तरीका होता है। ब्लड का शेप याद करने क्या होता है, याद है किसी को? मैन एलबी और केबी मोस, मैन एलबी केबी मोस, मतलब ये क्या है? मोनोसाइट किडनी शेप। और ये क्या होता है? एसिडोफिल, बाइलोब, न्यूट्रोफिल, मोनोलोब, एल ओ से, हाँ मेनी लोब। और ये एल क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है, तो उसका कोई शेप नहीं होता है, मतलब गोल गोल, नो। और बी क्या है? बेसोफिल, एस शेप। सही है, ये भी याद कर सकते हो। मतलब बायोलॉजी भी कभी कभी बीच में दे दिया करूंगा, कोई बायोलॉजी वाले बुरा मत मानना कि टीचर देख रहे हो मगर मेरा वीडियो तो बुरा मान जाए, ठीक है। तो खैर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मैं इसलिए टीचर बोला हूं क्योंकि अभी कई टीचर ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो IITian है, उन्होंने सब्सक्राइब किया, वो कहीं पढ़ाते हैं, तो मैंने देखा था कि अगर सब्सक्राइब किया तो हो सकता है देखते हो क्या कर रहा है। तो सुन, अच्छा ये नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है। हाँ, मैं क्या बोला था, कुछ कंपेयर चल रहा था, तो मैं इस पे कंपेयर कर लिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे मैं बोलूं कि दोनों लोग में कंपेयर हो गया कि नहीं हो गया, एकदम बिल्कुल कंपेयर हो गया कि नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि जैसे भाई का, अरफात भाई का मैं कंपेयर करना शुरू किया, बताओ तो भैंस मोटी कि ये मतलब अरफात, भैंस या अरफात? तो क्या भैंस का इनका कोई कंपेयर है? भैंस इनका कोई कंपेयर है? कहां भैंस, कहां ये? अरे भैंस एकदम मोटी तगड़ी तंदुरुस्त, और ये कहां पतले दुबले भाई एकदम। अरे है कि नहीं है? तो दो अलग अलग चीजों के बीच में कभी कंपेयर नहीं किया जाता है, दो अलग अलग चीजों के बीच में कभी कंपेयर नहीं किया जाता है। एक स्पीशीज में कंपेयर करिए, या तो आप पीरियड में करिए या तो आप ग्रुप में करिए। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि कभी पूछ ही ले, सवाल नहीं पूछ लेता कि अकल बड़ी की भैंस है। जैसे मैं तुम लोग से एक सवाल पूछ लो अभी, जैसे एक सवाल पूछ लेता हूं, किससे पूछ लो? हाँ भाई, जिनकी घड़ी चमक रही है बहुत जबरदस्त। भाई एक बात बताइए भाई, जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, 1 कुंटल रुई ज्यादा कि 1 कुंटल लोहा? 1 कुंटल रुई। हाँ, भाई ने सवाल बहुत बढ़िया बोला है कि आपको पूछना चाहिए सर कि किसकी बात कर रहे हैं आप, साइज की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, या वॉल्यूम की। ये सवाल दादाजी जब पूछते थे गलत तरीके से पूछते थे, ठीक। अगर आपसे पूछा है कि मास में कौन ज्यादा है तो दोनों सेम है, 1 क्विंटल मास दोनों का सेम है। साइज में कौन होगा? ऑब्वियसली रुई बड़ी होगी, 1 क्विंटल रुई ज्यादा होगी। डेंसिटी में कौन ज्यादा होगा? लोहा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मोर डेंस होता है। तो इस तरीके से भी सवाल होता है। तो अब पूछ लिया, पागलपंथी वाला सवाल कर दिया अकल बड़ी की भैंस वाले में। तो मैंने क्या किया, हमने कहा कि लो, अगर तुम्हारे पास अकल बड़ी भैंस पूछ सकते तो मैं दिखा सकता हूं कि अकल बड़ा है, ये लो, ये एक तरीका हो गया। हाँ, बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। क्या बात क्लियर है एकदम? एस ब्लॉक खत्म हो गया। अब सर एस ब्लॉक में और कोई एक्सेप्शन नहीं है। सवाल एक और पूछ लेता है कि इसका तो आपने ये बता दिया, इसका आयनिक अगर पूछ ले साइज, आयनिक साइज, तो सर लिथियम का Li+1 होगा, Na+1 होगा, इधर K+1, बेरिलियम का Be+2, मैग्नीशियम का Mg+2, कैल्शियम का Ca+2, ऐसे तो होगा कि नहीं होगा? क्या आयनिक फॉर्म भी ऐसे होगा +1+2 के फॉर्म में? अगर कभी ऐसा मिल जाए आपको +1+2 के फॉर्म में, तो क्या तब भी यही वाला लगा देंगे? यस, लगा देंगे, यही लगा देंगे, ठीक। लेकिन कंडीशन है, बस एक चीज क्या हो जाएगा, Li+ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Mg हो जाता है इन केस ऑफ एनाइन, इन केस ऑफ एनाइन। जैसे यहां पे तो लिख रहा है ना, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम दिख रहा है एटॉमिक फॉर्म में, लेकिन आयनिक फॉर्म में लिथियम हो सकता है बड़ा हो जाए, लिथियम हो सकता है बड़ा हो जाए। तो दिस इज द एक्सेप्शन। एक सवाल और पूछ लेता है कि लिथियम इतना बड़ा होता है
कि वो आयोडीन से भी बड़ा हो जाता है। किससे बड़ा हो जाता है? आयोडीन से भी बड़ा हो जाता है। तो ये भी मुझे पता है। अब आपसे एक सवाल और पूछ लेता है कि H है, H प्लस है और H माइनस है, इसमें कौन बड़ा होगा सबसे बड़ा? सर ऑब्वियसली H माइनस होगा और H प्लस, पहले H माइनस होगा फिर H होगा, फिर कौन होगा बेटा? H होगा, फिर H क्या होगा? H प्लस। यही तो है कि नहीं? अब एक ऑप्शन दे दिया था, पागल बनाया हुआ था, एम्स ने सवाल पूछा था, पागल बनाया हुआ था, सवाल दिया, यही 3 ऑप्शन दिया था। अब उसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रखा था, H माइनस, H और H प्लस। तो आपके PIQ में देखोगे क्वेश्चन, तो एक ऑप्शन मिल रखा है कि H माइनस के बाद H प्लस है, फिर H है, सब में H प्लस बढ़ा रखा था। तो क्या बेस्ट आंसर यही होगा कि नहीं होगा? अगर इस तरीके का ऑप्शन मिले तो बेस्ट आंसर कौन है? ये। बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर ना मिले तो H माइनस सबसे बड़ा, फिर जो ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, बेहतर होगा कि नहीं होगा? ये सवाल पूछा हुआ है। इसी के साथ इसका एटॉमिक रेडियस खत्म हो जाता है अल्कली मेटल का। अल्कली मेटल का खत्म हो गया। अब ये आपको S ब्लॉक में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाता है। ठीक। इसमें एक सवाल और पूछता है कि नीचे आने पे मास भी इंक्रीज होता है। नीचे आने पे क्या होता है? मास इंक्रीज होता है। नीचे आने पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। बराबर है कि नहीं? तो मास क्या होता है? वॉल्यूम तो एक एक छल्ला करके बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम तो एक एक छल्ला करके बढ़ रहा है, मतलब एक एक सेल तो बढ़ रहा है। मैं पूरी डिटेल बढ़ा दे रहा हूं आपको, है ना, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक छल्ला तो बढ़ रहा होगा, तो मास जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है कि एक रिंग एक रिंग एक रिंग बढ़ेगा, लेकिन मास लिथियम का कितना होगा? कुछ और, सोडियम का एकदम बड़ा ज्यादा, और पोटेशियम का, जैसे सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, फिर आरबीडियम का और बड़ा, ऐसे बहुत बड़ा होता जाएगा कि नहीं? तो एक कहानी और होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो बढ़ेगा कि नहीं? तो नीचे आने पे क्या होता था? डेंसिटी इंक्रीज। तो हमको जो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होनी चाहिए? लिथियम से बड़ा किसका होना चाहिए? सोडियम का। और सोडियम से बड़ा किसका होना चाहिए? पोटेशियम का। पोटेशियम से बड़ा कौन? रुबिडियम। और रुबिडियम से बड़ा कौन? सीजियम। और सीजियम से बड़ा कौन? फ्रांसियम। क्या यही था कि नहीं था? लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक। लेकिन हुआ क्या, जब आप देखिएगा इसमें क्वेश्चन पूछता है कि साइज का डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पे आया था? साइज का डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां आया था? सोडियम और पोटेशियम के बीच में। सबसे ज्यादा साइज का डिफरेंस कहां है? सोडियम और पोटेशियम के बीच में। क्या इतनी बात बराबर है? अगर सोडियम और पोटेशियम के बीच में डिफरेंस है तो क्या सोडियम से जब पोटेशियम की बात आए तो सोडियम से बड़ा कैल्शियम, उससे बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बैरियम, बैरियम से बड़ा रेडियम, रेडियम से भी बड़ा हो जाएगा पोटेशियम। क्या साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा अचानक से कि नहीं? और अगर साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा आया तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अचानक से? और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी अचानक से कम होगी कि नहीं? तो क्या आप एक्सेप्शनल केस पढ़ते हो कि डेंसिटी जो होती है लिथियम से बड़ा होना किसका चाहिए था? सोडियम का। लेकिन हो किसका था? पोटेशियम का कम होकर के पहले आया था पोटेशियम, और फिर आता है कौन? सोडियम, और उसके बाद में कौन आता है? रुबिडियम, और उसके बाद में कौन आता है? सीजियम, और उसके बाद में कौन आता है? फ्रांसियम। जो हमें एक्सपेक्टेड था वो ये था, जो सही है वो ये है। क्या ये गलत है? यस सर ये गलत है। बराबर है कि नहीं बराबर? क्या डेंसिटी भी क्लियर हो गई सबकी? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो बेटा। तनु, एक नहीं दो है ना? चलो नेक्स्ट आते हैं। हम जब से पढ़ाना शुरू किए हैं, दो लोग हमारी जिंदगी में कम नहीं हुए, एक सैफ और एक तनु। ठीक। सैफ हर साल एक दो रहते ही रहते हैं, कोई ना कोई सैफ आ जाते हैं। वैसे तनु जब से पढ़ाना शुरू किया कोई ना कोई तनु रहती है। चलो सुनो ध्यान से। नेक्स्ट, हाँ एक और बताते बेटा, क्या बताने जा रहे थे? पी ब्लॉक का। अब पी ब्लॉक की साइज की बात करें तो पी ब्लॉक की साइज के बारे में बात करें बेटा। पी ब्लॉक के अंदर आपको याद है? पी ब्लॉक के अंदर सुनो, पी ब्लॉक के अंदर सर सबसे पहले कौन होगा? बोरान, और फिर कौन होगा? एल्युमिनियम, और फिर कौन होगा? गैलियम, और इंडियम, और थैलियम। बराबर है? यहां कहां है? सीता जी सुनो प्रभु। बराबर। क्या बोरान बड़ा होगा? अरे बोरान बड़ा होगा कि नहीं? इधर जाने पे साइज डिक्रीज। अरे इधर जा रहे जैसे, इधर जैसे जा रहे हैं, इधर जैसे जा रहे हैं तो इधर क्या होगा? साइज, इधर क्या होगा? साइज डिक्रीज होता जा रहा है। बराबर है कि नहीं? और इधर नीचे आने पे क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज। बताओ क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज। यही तो है कि नहीं है? बोलो डन। साइज इंक्रीज, पक्की बात है। अगर साइज इंक्रीज, क्या सर यहां पे एक एक्सेप्शनल केस आया नहीं था क्या? एल्युमिनियम और गैलियम। और ये क्यों हुआ था बेटा? इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ किस वजह से था? पुअर शील्डिंग ऑफ
पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग ऑफ क्या बेटा, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ये है पुअर शील्डिंग ऑफ, सही है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, बराबर है कि नहीं। बाकी कोई एक्सेप्शन है क्या, इंडियम और थैलियम के अंदर भी साइज बराबर हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं एलसी, क्या बोलते हैं इसको, टीसी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं एलसी। बाकी इधर जाओगे तो साइज डिक्रीज, नीचे आने पे साइज इंक्रीज। क्या पी ब्लॉक खत्म, सारा पी ब्लॉक खत्म कि नहीं खत्म, आ जाओ डी ब्लॉक, पूरी डी ब्लॉक भी पढ़ा दे रहा हूं, सुनो डी ब्लॉक देख लो बेटा, इधर देखो डी ब्लॉक, देखे डी ब्लॉक, सर बहुत बढ़िया, डी ब्लॉक का साइज देखिए सर, डी ब्लॉक के साइज के बारे में बात किया हमने, स्कैंडियम था, टाइटेनियम था, स्कैंडियम टाइटेनियम है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, क्रोमियम, हाँ, फिर मैंगनीज, और फिर आयरन, और फिर कोबाल्ट, फिर निकेल और कॉपर, और फिर जिंक, बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्का। मैंने बोला इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, तो क्यों डिक्रीज होगा सर, जेड इफेक्टिव, यहां दो चीजें एक साथ काम कर रही, क्या, जेड इफेक्टिव भी काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी काम कर रहा है, बराबर है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब सर यहां पे अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, कहां तक, यहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तक, तो सर सबसे ज्यादा स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, और फिर इधर भी मैंगनीज, इधर भी मैंगनीज। अब यहां पे तीनों केस में क्या होता है, यहां पे तीनों केस में क्या होता है, जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, दोनों बराबर, तो क्या साइज को कुछ चेंज कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, तो क्या आयरन कोबाल्ट निकल का साइज लगभग बराबर, और यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मोर डोमिनेटिंग देन जेड इफेक्टिव, तो क्या होगा बेटा, सर कॉपर बड़ा हो जाएगा इधर, और फिर जिंक बड़ा हो जाएगा, बराबर है कि नहीं बराबर है, क्या साइज ये भी क्लियर, साइज क्लियर, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। और मजे की बात बताऊं, स्कैंडियम से नीचे आओगे तो क्या आओगे, स्कैंडियम से नीचे कहां तक आओगे, स्कैंडियम के बाद ये ट्रियम, फिर लैंथनम, ये तो होगा कि नहीं होगा, ताई जरा हाफ रफ्तार से, बराबर, इधर वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया, बराबर है कि नहीं बराबर है, यहां पे करो मरो वाही लूटो सिगरेट पियो कि सो जाओ, हाँ सो जाओ, है ना। देखो बेटा रुजदा, हाँ देख लो इधर है ना, चश्मा कहां है, रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, अच्छा कोई नहीं बेटा, देखो स्कैंडियम से बड़ा ये ट्रियम से बड़ा लैंथनम, ये तो होगा कि नहीं, नीचे आने पे साइज इंक्रीज होगा, क्या इसके अंदर कोई इफेक्ट लगेगा, क्या कोई इफेक्ट नहीं, तो थर्ड ग्रुप के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता, थर्ड ग्रुप के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है सर, लैंथनम के अंदर ही शुरू होगा ना लैंथेनॉइड, तो यहां पे जब शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर तो क्या लग जाएगा, एलसी लगेगा कि नहीं, क्या इस पे भी एलसी लगेगा, तो ये तो हो गया सर, ये साइज बराबर, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 3D से बड़ा कौन होता है 4D, और 4D से बड़ा कौन होता है 5D, ये कौन से ग्रुप के लिए वैलिड है, सिर्फ थर्ड ग्रुप के लिए, कौन से ग्रुप के लिए सर, थर्ड ग्रुप के लिए, और इधर सर 3D से बड़ा कौन 4D, और 4D से बड़ा कौन 5D होना चाहिए था, लेकिन साइज 5D का बराबर होता है, क्या ये सारे ग्रुप के लिए है, रेस्ट खत्म। दो बातें और बता देता हूं, ठीक, दो चार बात बोल दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, हाँ दो चार बात बोलने के बाद लोग बुरा ही मान जाते हैं, कहते नहीं दो चार बात सुना दिए बुरा मान गए, है ना। सुनो बहुत बढ़िया, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जैसे आप क्लास में बैठे हुए जितने भी बच्चे बैठे हुए, तो हर बच्चों का एकदम साइज अगर देखा जाए, हाइट फाइट और उम्र सब कुछ लगभग बराबर होगा, कोई बस थोड़ा बहुत, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कोई 3 फीट का कोई छोटा बच्चा चला है क्लास में, इतना बड़ा बच्चा कोई चला है क्लास में पढ़ने के लिए है। तुम दूसरे को देख रहे हो, खुद नहीं देख रही है। हाँ तो कोई क्लास 2 का बच्चा इतना बड़ा चलाया हो कि हाँ पापा हमको भी नीट की तैयारी करनी है, ऐसा तो नहीं बोलते वो चलाया है, हाँ कह रहे एनडी सर के बच्चे करेंगे कि पापा हमको भी नीट वाला पढ़ा दीजिए। हाँ
नीत वाला, ABCD नहीं सीखेंगे। सुनो अच्छा, हाँ सुनो अच्छा, बहुत बकवास नहीं, बस सुनो। अब भूल गया मैं क्या बता रहा था, एग्जाम्पल ही भूल गया मैं। हाँ, तो कोई छोटा बच्चा नहीं आएगा, हमेशा लगभग साइज का बराबर होंगे बच्चे सब, सारे के सारे। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जब करेक्टर और क्वालिटी सेम होगा तो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो डी ब्लॉक के अंदर लगभग लगभग सारे एलिमेंट जितने भी हैं, चाहे तुम स्कैंडियम से उठा करके यहां सबसे लास्ट कौन मरकरी तक ले लो या कोई भी ले लो XYZ, दो डी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में मैक्सिमम साइज का वेरिएशन जो हो सकता है वो 20% हो सकता है। कितना? 20%। मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितना? 20 लिखा हुआ है ना, 15 सॉरी 15 ही लिखा है, 15 से 20% कहा जाता है, 15% मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अच्छा, क्या इस वजह से मैं ये बात बोल सकता हूं अगर दो का सेम साइज है तो क्या दो डी के एलिमेंट को आपस में मिक्स भी कर सकते हो? अगर साइज बराबर है तभी तो क्लास में मिक्स करते हो, नर्सरी वाले तुम्हारे साथ बिठा देंगे क्या? नहीं बिठा पाएंगे। अगर दो का साइज बराबर है तो दोनों को मिक्स करते हो, और दो मेटल जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एलॉय का फॉर्मेशन। तो आप बोल सकते हो, ये सब एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं बोल सकता हूं कि दो डी ब्लॉक के एलिमेंट एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रीजन क्या है? ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज। बराबर है कि नहीं बराबर? इसका तुम लोग को ग्राफ भी बना कर दे रखा है डी ब्लॉक के अंदर। सर सबसे ज्यादा कौन होगा? ऊपर होगा 5D, फिर 3D और 4D। तो 5D और 4D तो लगभग लगभग बराबर ही होगा कि नहीं? और 3D नीचे होगा सबसे छोटा। कहती बात बराबर है? क्या हमारे पास में डी ब्लॉक भी खत्म हो गया? अब हमारे पास कौन सा बचा एटॉमिक रेडियस में? एफ ब्लॉक। कौन सा बचा? एफ ब्लॉक। सुनो एफ ब्लॉक के बारे में, सुनिए एफ ब्लॉक की कहानी एनडी सर की जुबानी। ये है एफ ब्लॉक। क्या है बेटा? ये एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक की बात मैं करने जा रहा हूं। सुनो एफ ब्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें, सर हमारे पास में एफ ब्लॉक अगर बात कर रहे हैं तो एफ ब्लॉक क्या होता है? CPR सर, हाँ यही तो है, सीने पर नदिया, हाँ PM। एनडी सर PM? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, समय आएगा तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, अब CPR ND PM SM EU डन। हाँ, अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग। क्या जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। क्या जेड इफेक्टिव बढ़ेगा? लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। बराबर है कि नहीं? अब लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आप एक बात बताओ बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या साइज डिक्रीज होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन ये जो EU है ये पगला है? EU क्या करेगा? यहां आ जाएगा, EU यहां आ जाएगा, तो EU का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, और CE फिर PR और फिर उसके बाद में ND सर और फिर उसके बाद में PM। बराबर है? हाँ SM भी है, उसके बाद में SM। ये डन। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं आपको एक बात और बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? अगर ये जनरली ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3। जनरली कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। और अगर ये +3 में हुआ तो सर, अगर +3 में हुआ तो ऐसा नहीं कि अब भी जो है आप इसको साइज ले लें। अगर +3 में हुआ तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं शो करेगा। बराबर है कि नहीं? तो खाली ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर ही शो करता है EU का एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या एफ ब्लॉक का साइज खत्म? बाकी और जगह पे लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज डिक्रीज, टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज। खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। किसी को एटॉमिक रेडियस में मुझे लगता है कि अब अगर कोई गलती कर देना तो उसको सर जानते हो कहां मारना चाहिए? गले पे। कौन मार लेता सर गले पे? सुनो, हाँ दीदी कह रही क्लास कब खत्म होगी, तो ये कह रही दीदी कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कहाँ खत्म होगी, तुम क्यों परेशान हो? है ना बेटा, मेरे कान बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव कान है। तुम अगर मुझे गाली दो पीछे से तो मुझे सुनाई पड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। हाँ अच्छा सुनो सुनो सुनो, इधर से ध्यान से सुनो। चलो, हमारे पास कोई एक एटम है, कोई एक एटम है यहाँ पे,
ये मैं आपको सिखा चुका हूं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके बाहर ले जाना, कहा? इनफाइनाइट में। कहा ले जाना? इनफाइनाइट में। एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके बाहर कहां ले जाना? इनफाइनाइट में। इसको निकाल के यहां तक ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ये तब है भैया हमको, मतलब हमको जैसे मान लीजिए कहीं बुलाने, जैसे मान लीजिए कोई, मान लो कोई हमें अपने यहाँ नौकरी पर रखना चाहता है, तो अगर हम अकेले होते तो भाई हम अपना ही सारा देखते फिर ना। अब हमारे साथ कोचिंग है, ये है, वो है, दुनिया सारी चीजें हमारे साथ इंक्लूडेड है। तो पहले हमको आइसोलेट करिए ना, तब तो हमारी सैलरी डिसाइड करोगे। ये सब लेकर के कहाँ डिसाइड कर पाओगे? उसी तरीके से हर एक एटम होता है, हर एक एटम किसी से बॉन्ड बना रखा होता है, किसी से एसोसिएट होता है। तब तक आप उसकी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं डिसाइड कर पाओगे जब तक उसको आप आइसोलेट नहीं करोगे। और आइसोलेट करके किस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर देते? जब तक उसको आप गैसियस फॉर्म में न कर दें। तो अगर किसी एक एटम को आइसोलेट करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लियो हो, तब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्चा होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक बेटा, एक बात बताओ, अगर जैसे अभी यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 4 लोग बैठे हैं, दीदी किनारे बैठी हैं, दीदी को पकड़ के हाथ अभी खींच लिया, गिर जाएंगे कि नहीं? निकल आएंगे बाहर कि नहीं निकल आएंगे? लेकिन इन दीदी को खींचेंगे तो दिक्कत नहीं है, या इन दीदी को खींचे एकदम कोने में बैठी हुई उनको दिक्कत नहीं है? बहुत दिक्कत है, बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये एसोसिएटेड है आपस में सब। तो क्या जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा कि नहीं होगा? सर मैं बोलूं कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को? सर वो सारे फैक्टर्स। किसको? फैक्टर्स। अब सर फैक्टर्स की बात करूं तो सर सबसे पहला कौन सा फैक्टर है? जेड इफेक्टिव। कौन सा है? जेड इफेक्टिव। हमको मेन जेड इफेक्टिव देखना होता है, और क्या देखना होता है बेटा? हमको साइज देखना होता है। क्या देखना होता है? साइज। और तीसरा फैक्टर क्या होता है बेटा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट अभी इसको बताऊंगे क्या होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। चौथा हमारे पास में क्या होता है? हाफ फील्ड और फुल फील्ड इफेक्ट। क्या होता है बेटा? हाफ फील्ड और फुल फील्ड इफेक्ट। कहती बात बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्का? अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात किया, सर पेनिट्रेशन इफेक्ट, अब मतलब इसको बात करें, सर जेड इफेक्टिव का मतलब क्या? सर आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव की। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, क्या वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही टफ होगा? डन। सर मेरे पास एग्जांपल ले लूं मैं, सर मेरे पास एक लिथियम है और एक कौन है? बेरिलियम। एक कौन है? बोरान। एक कौन है? कार्बन। सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास एक लिथियम है और एक कौन है? बेरिलियम। और एक कौन है? बोरान। एक कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक है, बराबर है बेटा। ऊपर देख लो, परपेंडिकुलर ना देखो बेटा, ऐसे देखो, है ना? लिथियम से बड़ा बेरिलियम कि छोटा है बेरिलियम? लिथियम से साइज में बेरिलियम छोटा होता है ना? छोटा होता है, साइज छोटा, जेड इफेक्टिव बड़ा। बेरिलियम से बोरान, तो जिसका जेड इफेक्ट, अरे जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, साइज छोटा है, तो साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन? भैया बड़ा साइज होगा भाई। अब हमसे तुम 5 रुपया मांग लो तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? है? हमसे 5 लाख मांगोगे तो दिक्कत है, अंबानी से 5 लाख मांग लोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? पक्का बात है। तो वही है, अब यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में क्या होगा रिलेशन? इनवर्स होगा कि नहीं? आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में इनवर्स रिलेशन, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन में बात करें तो इधर जा रहा है तो क्या जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, साइज घटता जा रहा है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डन? पक्की बात। नीचे देखें, लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। बराबर है? पक्का? सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन। और ऐसे अगर देखा जाए तो ऊपर वालों का ज्यादा, ऊपर वाले का साइज छोटा ना, तो ऊपर वालों का ज्यादा, नीचे वालों का कम। बराबर है? इतना बात समझ में आ रहा है मुझे। सर एक सवाल और बोलूं इसमें, मजे की चीज, सर ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है और ये हाफ फील्ड इफेक्ट क्या है? ये दोनों चीज आपको सीखनी है। जब भी आपको कभी ऐसा हो कि NS2 हो और NP
1 हो, क्या हो, NH2 हो और NP1 हो। अब एक इलेक्ट्रॉन तुमको P से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन 2 से निकालना है, तो आसान कहां से निकालना है? हाँ, P से निकालना आसान है ना, और 2 से निकालना टफ हो जाएगा। तो N2S2 और P1 के बीच में कौन सा इफेक्ट लगता है? पेनिट्रेशन। मैं बोल सकता हूं कि यहां पे हम फुलफिल्ड से निकाल रहे हैं और यहां पे P1 से निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है बोरान का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, वो 2p1 होगा कि नहीं होगा? ये कैसा होगा 2p1, और बेरिलियम का क्या होगा 2s2 होगा कि नहीं होगा? बराबर है। यहां पे इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हैं? P1 से, और यहां किससे निकाल रहे हैं? 2s2 से, बराबर है। अगर इसे 2s2 से निकाल रहे हैं, आप जरा मुझे एक चीज बताओ, मैं बोल दूं यहां पे, अगर आपको बोल दूं, आप बुरा ना मानिएगा, ये बोल दूं कि यहां पे जो है पेनिट्रेशन इफेक्ट लगने की वजह से जो वेरिएशन है वो किस तरीके का हो जाएगा? कुछ इस तरीके का नहीं हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये पेनिट्रेशन इफेक्ट है? यहां पे कौन सा इफेक्ट लगा है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। और पेनिट्रेशन इफेक्ट किसके किसके बीच में लगता है? हमेशा S2 और P1 के बीच में। तो क्या अगर यहां लगा है तो क्या यहां नहीं लगेगा? यहां पे भी तो लगेगा। अरे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर? 3s2 क्या होगा? 3s2। और एल्युमिनियम का क्या होगा? 3p1। तो क्या यहां पे भी बदलेगा? अरे कहानी तो बदलेगी, बदलेगी सर। कहानी क्या होगी? बदलेगी। कहानी क्या होगी? बदलेगी। देखो कैसे कहानी कैसे बदलेगी, सुनो। ये हो गया, बदल गया, ये बदल गया कि नहीं? और यहां पे कौन सा इफेक्ट लगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। कौन सा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब एक चीज और होता है हाफ फील्ड फुल फील्ड। क्या होता है सर? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में एक NP3 है इलेक्ट्रॉन निकालना और एक है NP4, क्या NP3 वाला हाफ फील्ड है? NP4 वाला हाफ फील्ड से ज्यादा है थोड़ा सा। बताओ P4 वाला से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा कि P3 वाले से? हाफ फील्ड वाला से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है। तो क्या मैं यहां पे ये बात बोल दूं, अगर मैं बोलूं कि यहां पे ये जो आप देख रहे हो फास्फोरस और सल्फर, क्या यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन का क्या दिख रहा है? P3, और ऑक्सीजन का क्या दिख रहा है? P4। तो इनके दोनों के बीच में क्या लगेगा? कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा? सर हाफ फील्ड इफेक्ट। कौन सा? हाफ फील्ड। तो ज्यादा किसका होना चाहिए था? ऑक्सीजन का, लेकिन हो किसका जाएगा? नाइट्रोजन का। ऐसे यहां पे ज्यादा किसका होना चाहिए? सल्फर का। यहां पे हो किसका जाएगा? फास्फोरस का। क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये कौन सा इफेक्ट है? हाफ फील्ड इफेक्ट। कौन सा? हाफ फील्ड। मतलब एक बात बताओ सर, हाफ फील्ड इफेक्ट किसके बीच में लगेगा? P1 और P3 और P4। ऐसा नहीं कि P3 और P5 के बीच में लगा दे, हमेशा जस्ट कंजिक्यूटिव के बीच में, अगली बगली में लगता है। यहां पे देखो S2 और P1 के बीच में लग रहा था ना, ऐसा नहीं कार्बन के बीच में लगा दिया। बेरिलियम नहीं है तो नहीं लगेगा, फिर मतलब कार्बन बोरान नहीं तो नहीं लगेगा। बेरिलियम बोरान के बीच में या पूरे ग्रुप में, और यहां कार्बन नाइट्रोजन के बीच में या पूरे ग्रुप में। और कब तक? 4th पीरियड तक। कब तक? मतलब ये सेकंड पीरियड। सोडियम के बाद कौन सा? पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद कौन सा? तीसरा हो जाएगा ना, ये दूसरा ये तीसरा। सोडियम के बाद कौन सा आता है बेटा? पोटेशियम। खाली पोटेशियम वाले पीरियड तक ये वैलिड होता है क्या? 4th पीरियड के बाद वैलिड होगा क्या? मैं बोलूं कि पीबी और बिस्मथ में भी लगेगा क्या? नो सर, पीबी बिस्मथ के बीच में नहीं लगेगा। बराबर है, पक्की बात है। तो ये है आपके पास में, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि कोई एक एटम ए है, कोई एक एटम ए है, और ए से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो तुमने क्या बनाया? A+ बनाया। क्या बनाया? A+। A+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो क्या बना? A+2। क्या बनाया? A+2। मैं एक छोटी बात बोलता हूं, ठीक, मैं बोलता हूं, जैसे मानवी, मैंने बेटा आपसे एक बार 1000 रुपया लिया उधार, मेरे पास खाने का पैसा नहीं था, भूखमरी पड़ी हुई थी, मैंने तुमसे 1000 रुपया मांग लिया, तुमने मुझे 1000 नहीं दिया। मान लो कह रहे मेरे पास खुद ही नहीं, मैं आपको क्या दे दूंगी? अरे मानना है तुमको, है ना। अगर तुमने मुझे मान लीजिए 1000 रुपये इन्होंने बहन ने दे दिया मुझे, ठीक, समझो बात को, और इन्होंने दे दिया कि एनडी सर है, पैसा वापस कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, और मैंने ले लिया, 1 महीना बाद ये पैसा मांगी, मैंने वापस नहीं किया, बेईमानी कर लिया, ठीक, बेईमानी कर लिया। अब ये दोबारा हमको पैसा देंगी? मैंने पहली बार जब मांगा था तब तो खाली बोला था कि बहन पैसा दे दो, तुरंत दे दिया था, है ना। दूसरी बार जब मांगा, दूसरी बार, अच्छा दूसरी बार फिर अकाल पड़ गया, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक, गाड़ी में क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। अब बहन का घर सामने था, मैंने पूछा बहन 500 रुपया दे दो, अब ये देंगी जल्दी? मान लो हाथ पैर जोड़ा, हाथ पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, रोने लगा, तो क्या दे देंगे कि नहीं 500?
तो क्या मुझे जितना 1000 रुपया मांगने के लिए जितना मेहनत करना पड़ा था, क्या उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा 500 रुपए के लिए कि नहीं करना पड़ेगा? 500 रुपए के लिए करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक, मतलब समझ लो, इससे मतलब नहीं कि कितना मांग रहे हो, दूसरी बार मांग रहे हो तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बराबर। अब मान लो वो 500 रुपया ले लिया था मैंने, फिर बेईमानी कर लिया, अब कह अब नहीं देगी। मान लो कि फिर 5-6 महीना बीत गया, ठीक, 5-6 महीना बीत गया, ठीक, मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, मेरे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया। अब मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करना था किसी को और मैं अपने नंबर से कर सकता था, और बहन के मोबाइल में 100 रुपया था, 120 रुपया रिचार्ज करने वाला, तो अब मैं 120 रुपया मांग रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अच्छा 120 रुपया मांग रहा हूँ, अब किस दे दूंगा, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, ठीक है, किसी की भी कसम खा रहा हूँ, ठीक। अब देगी तो नहीं जल्दी, लेकिन जब मान लो बहुत देर तक रोया, आधा 1 घंटा तक रोया, गिड़गिड़ाया, मान लो कह रहे रहने दिया, मैं दिए दे रही हूँ तो मान लो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, तो क्या 120 रुपया फिर दे देगी कि नहीं दे देगी? तो फिर और तो क्या जितना इस बार 100 रुपया मांगने के लिए जितना मेहनत करना पड़ा है, क्या उतना 1000 के लिए मेहनत करना पड़ा था क्या, या 500 के लिए कहना पड़ा था क्या? मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, IE1, और दूसरी जब इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो फिर क्या बोलेंगे इसको, IE2, और तीसरी इलेक्ट्रॉन निकालनी तो इसको क्या बोलेंगे, अगर A+3 बना तो इसको क्या बोलेंगे, IE3। इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? IE3 बोलेंगे, बराबर है, I3 बोलेंगे। क्या मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती हुई जाएगी? एक बार निकाल लिया तो दोबारा तुमको ज्यादा ही देना पड़ेगा, तिबारा और ज्यादा देना पड़ेगा, चौबारा और ज्यादा देना पड़ेगा, पचबारा और ज्यादा देना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? पचबारा, हाँ। तो I1 से बड़ा हमेशा कौन, I2, I1 से बड़ा कौन, I2, और I2 से बड़ा कौन, I3, और I3 से बड़ा कौन, एंड सो ऑन। कंसेक्यूटिव एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? पक्का ना? तो कंसेक्यूटिव एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, ये बात एकदम क्लियर है। और क्या मैं बोल सकता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इंडोथर्मिक? अगर आपको एनर्जी देनी है तो देनी है, इंडोथर्मिक होगा कि नहीं होगा, बराबर है। तो कंसेक्यूटिव एनर्जी क्या होगा बेटा, कंसेक्यूटिव एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। देखो मैं इसको क्यों बताऊं, मैं पागल थोड़ी हूं, सबको पता था ये बात, ठीक। मैं जानते कौन सा सवाल कराना चाह रहा था, प्रद्युमन सिंह, मैं सवाल आपसे एक ये कराना चाह रहा था, जब आपके पास एक क्वेश्चन ये आया था नियॉन, एक क्वेश्चन ये आया था नियॉन, और एक क्वेश्चन ये आया था नियॉन प्लस, नियॉन और नियॉन प्लस, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अच्छे हालत खराब, हाँ। मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, मैंने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 है, देखा मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, 1s2 2s2 और 2p5 है। मैंने बोला बताइए आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, Ne की या Ne प्लस की, Ne प्लस की या Ne की? दिमाग में तो आएगा, नियॉन ज्यादा स्टेबल है, p6 है, और वो p5 है, तो p6 ज्यादा स्टेबल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ, और p5 से, ये बात समझो, इससे निकालना टफ तो है, मान लो 10 किलो जूल है ना, तो यहां पे जब तुम इससे निकालने जा रहे हो तो एक बार 10 किलो जूल देके निकाल चुके हो, तो दोबारा तुमको ज्यादा ही देना पड़ेगा, ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो कभी दिल में फीलिंग आए ऐसी कि स्टेबल है और ये तो अनस्टेबल है p5 वाला, तो अनस्टेबल वाला कैसे होगा, तो कैसे वैसे नहीं होगा, कॉन्सेप्ट से होगा। कंसेक्यूटिव एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, दिल चाहे जितना बोले हमारा, ठीक। क्वेश्चन को दिल से लगाना है दिमाग से, दिमाग का खेल है यहाँ पे, बराबर है बात कि नहीं बराबर है? पक्का ना? तो कंसेक्यूटिव एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो बताओ किसका एनर्जी ज्यादा होगा, नियॉन का या नियॉन प्लस का? क्योंकि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकाल ले वो IE1 है, और इसके अंदर से जो निकाल ले वो IE2 है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं आपको एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं बोला कि यहां पे आपके पास में लिथियम है और यहां पे आपके पास बेरिलियम है, आपके पास यहां पे बोरान है, यहां पे कार्बन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। ध्यान से सुनना, बोला कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी 2 निकालनी है। क्या निकालनी है? IE2 का ऑर्डर निकालना है। किसका निकालना है बेटा? IE2 का ऑर्डर निकालना है। ओके, IE2 का निकालना है
सर I2 का निकालना तो सबसे पहले चीज तो क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। सर इसका क्या होगा 2s1 और इसका क्या होगा 2s2 और इसका 2p1 और इसका क्या होगा 2p2 और इसका क्या होगा 2p3 और इसका क्या होगा 2p4 और इसका क्या होगा 2p5। यही तो होगा कि नहीं होगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर 2 निकालने जा रहा हो तो पहले एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लें, फिर दूसरा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो एक जब निकल जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 1s2, क्योंकि 2s1 से निकल गया। यहां पे जब एक निकल जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा 2s1 और यहां p1 से निकल जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा 2s2 और यहां पे क्या हो जाएगा 2p1 और यहां पे क्या आएगा 2p2 और यहां पे क्या आएगा 2p3 और यहां पे क्या आएगा 2p4। यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यही तो है कि नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सर हमारे हिसाब से लिथियम से बड़ा कौन होना चाहिए था, बेरिलियम। लिथियम से बड़ा कौन, बेरिलियम। और बेरिलियम से बड़ा कौन, बोरान। और बोरान से बड़ा कौन, कार्बन। और कार्बन से बड़ा कौन, नाइट्रोजन। ये तो है, कार्बन से बड़ा कौन, नाइट्रोजन। बोरान से बड़ा कौन, कार्बन। और कार्बन से बड़ा कौन, नाइट्रोजन। अच्छा थोड़ा और बड़ा कर दिया मैंने ना, गड़बड़ हो गया। सुनो सुनो रुको, लड़ो नहीं लड़ो नहीं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से बड़ा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बड़ा कौन, फ्लोरीन। याद है हमने कहा था किसके किसके बीच में पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा, P3 और क्या ये P3 है, ये P4 है, इसके बीच में लग जाएगा। हमको ये सब सोचना है कि किसके बीच में लग रहा है, नाम देखना है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। P3 और P4 और S2 और P1, S2 और P1, ये तो है। अभी ये अगर हुआ और यहां पे कहां लगेगा P1 और इसके बीच में S2 के बीच में, क्या इन दोनों के बीच कहानी बदलेगी, सर बदल दे कहानी, क्या सर बदल दीजिए कहानी। सर यही तो है, मिट गया, यही तो है, मिट गया। सर ये देखिए, अगर ये मिट गया तो इसके अंदर क्या हो गया बेटा, सर ये तो है, इस बार बदल गया, इधर आ गया और ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया फ्लोरीन से। अभी नाइट्रोजन का ज्यादा हुआ था ना, हमको P3 P4 के बीच में लगाना है और S2 और P1 के बीच में। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, क्या अभी आंसर सही है, आंसर सही है, तौसीफ क्यों नहीं सही है, दीक्षित क्यों नहीं सही है। तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है क्या, P3 P4 पे कंसेक्यूटिव नहीं है क्या, S2 और P1 नहीं है। जानते क्या गलती हो रही है, लिथियम का यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 सर सबसे छोटा हो गया, और साइज अगर छोटा हुआ ना तो यहां पे तो 2 तो बाद में देखेंगे, S हो गया ना। बेरिलियम को मारो गोली, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का, क्योंकि इसका तो साइज ही सबसे छोटा हो गया ना। लिथियम तो ऊपर ग्रुप में चला गया और नोबल गैस जैसा हो गया है। लिथियम कैसा हो गया, नोबल गैस जैसा ना हो गया, इलेक्ट्रॉन जैसा, हीलियम जैसा, सबसे ऊपर चला गया कि नहीं। तो ये है I2 का ऑर्डर, बराबर है कि नहीं। क्या इतनी बात सब समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, पक्का है, ठीक। अब ये जितने क्वेश्चन पूछ सकता था हो गया, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं कि कुछ सवाल पूछ ले आपसे। और पागल ही होगा तो पूछेगा कि लिथियम का और आयोडीन का बताओ, और अगर वो पागल होगा तो बच्चे थोड़ी पागल हैं, कोई आंसर नहीं देगा, क्योंकि किसी को पता होगा तब तो बताएगा ना। ये तो वैल्यू दे रखा होगा, और वैल्यू दे रखा होगा, मैं बोलूं 2 बड़ा कि 4, अरे तो इसमें कौन बताने वाली बात है, कोई बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बता दोगे। मेरे पास अब हमको क्या पढ़ना है, आयनाइजेशन एनर्जी ब्लॉक में पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, ब्लॉक में, बराबर है कि नहीं बराबर। सर आइए हम लोग S ब्लॉक और P ब्लॉक की पढ़ लें। सर सबसे पहले किसकी बात करते हैं, S ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं, S ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी। सुनो ध्यान से, S ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी टाइम हो गया 4:30 बजे, अभी तो 5:30 बजे तक क्लास थी। सुनो ऐसा करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा देते हैं, 15-20 मिनट का टॉपिक बचा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कल पढ़ा देंगे। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ठीक है बेटा। बस 5-10 मिनट और, 5-10 मिनट और बर्दाश्त कर लो, ठीक है। हाँ उठ जाए भैया। सुनो अच्छा सुनो, अगर S ब्लॉक की बात कर रहे हैं, बहुत आसान है, S ब्लॉक को समझो।
हमारे पास क्या है, लीना का रब से फरियाद, लीना का ठीक, इधर बेटा मांगे कार स्कूटर। क्या कुछ सोचना है, नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, नीचे आने पे साइज, तो आयनस एनर्जी घट रही है, पक्का। नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है तो आयनस एनर्जी घट रही है। इधर जाने पे क्या होगा, साइज क्या होगा, इधर जाने पे साइज घट रहा है तो आयनस एनर्जी बढ़ रही है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? सर कोई दिक्कत ही, कुछ सोचना ही नहीं हमको, बराबर। दूसरी बात करते हैं हम लोग, एस ब्लॉक हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पी ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं बेटा, पी ब्लॉक की, खत्म। अब पी ब्लॉक की बात करें, हाँ देखो हिचकी उचकी आएगी, सब मर मर जाना इसी के अंदर। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, और कौन होगा बेटा, थैलियम। क्या यही है? और इधर देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन, और क्या होगा बेटा, पीबी। क्या ये बराबर है? सर बोरान से बड़ा कौन, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम बड़ा साइज बराबर कि नहीं बराबर है? लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है एल्युमिनियम और गैलियम का साइज बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है कि नहीं? फिर गैलियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम और थैलियम का साइज बराबर। सर जिसका साइज बड़ा उसका आयनस एनर्जी कम। ये तो बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अब इसके आगे कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसके आगे कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसके आगे कोई एक्सेप्शन नहीं है। नीचे आओगे आयनस एनर्जी डिक्रीज, लेफ्ट राइट जाओगे आयनस एनर्जी इंक्रीज। सही है कि नहीं सही है? इसमें तो सर समझ ही नहीं आ रहा क्या कर दें, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक, तो पानी लेते हो ना नरही वालों, पानी लेते हो कि नहीं लेते हो? अरे पानी लेते हो, पानी किसमें लेते हो, गैलन में, और गैलन से पानी किसमें डालते हो, हाँ बॉटल। तो इसको कैसे याद रखना है, बोरान वाले को हम लोग यहां याद करने तरीका सिखा रहे हैं, बॉटल गैलन, किसमें, बॉटल, और ये है ऑर्डर, सबसे ज्यादा बोरान का, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। इसको क्या बोलते हैं, बॉटल गैलन। बाकी कोई एक्सेप्शन खत्म, एस ब्लॉक खत्म, पी ब्लॉक खत्म, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सवाल पूछ लेता है कई बार, मैंने बोला ना कि जैसे इंसान के बीच में कंपेयर ना करा करके इंसान और भैंस के बीच में कंपेयर करा देता है अफाक, इधर है ना, कंपेयर करा देता है। तो बेरिलियम बड़ा कि लिथियम? अब तो सर ये पता है बेरिलियम से बड़ा लिथियम है, बेरिलियम लिथियम से बड़ा है ना, और लिथियम बड़ा है सोडियम से, मैग्नीशियम बड़ा है सोडियम से, ये तो पता है कि नहीं पता है? अब यहां कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है, तब हमको क्या करना पड़ता है, इसमें 4 में एक बार कंपेयर किया हुआ था, 4 में कंपेयर किया हुआ था। तो ऐसा है ना, लिथियम, अब यहां पे बेरिलियम बड़ा है लिथियम से नो डाउट, लेकिन मैग्नीशियम बड़ा कि लिथियम? सर कैसे कंपेयर करोगे, दो अलग अलग पीरियड के अलग अलग ग्रुप के? तो सर बेरिलियम सबसे बड़ा, फिर मैग्नीशियम, फिर लिथियम, फिर सोडियम, ये 4 में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसे इसमें हमने इस ग्रुप को सीखा, उसमें 4 को सीखा, और ये सीख लिया, बराबर है कि नहीं बराबर? ठीक, आओ मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं, किसकी, डी ब्लॉक की। किसकी बेटा, डी ब्लॉक की। किसकी बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक की। अगर डी ब्लॉक की बात करूं, बहुत आसान, डी ब्लॉक तो सबसे आसान लगेगा, सबसे टफ। डी ब्लॉक तो याद ही नहीं होता है हमसे, आयनस एनर्जी आज 1 मिनट में याद होगा। सर मेरे पास कौन है, सर मेरे पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम के बाद कौन, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद कौन, वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकेल, निकेल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद जिंक, बराबर? यही है कि नहीं? सर अगर हम देखें, नॉर्मल देखें, तो इधर जाने पे साइज डिक्रीज, इधर जाने पे साइज डिक्रीज, तो आयनस एनर्जी इंक्रीज। सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है कि नहीं? ऐसे बना लिया ना, कुछ समझ में आया तो ऐसे बना लो, याद हो डाटा तो डाटा याद कर लो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है, सर मुझे क्या लग रहा है, सर इसको कौन सा इंटरवल बोलेंगे, 1, और इसको कौन सा बोलेंगे 2, और इसको कौन सा 3, और इसको कौन सा 4, और इसको कौन सा 5, और इसको कौन सा 6, और इसको कौन सा 7, और इसको 8, और इसको 9, बराबर है कि नहीं? सर इसमें एक बात बताया था हमने, कहा था सब कुछ सेम रहेगा, कौन कौन से पे डिफरेंस हो जाएगा, 2 6 7 2 6 7, ये तो है। सर ये देखिए 2 बदल दो, 6 बदल दो, और 7 बदल दो। सर बदल दिया क्या, 2 इधर पलट गया, 6 इधर पलट गया, 7 इधर पलट गया। बाकी बात बराबर है कि नहीं बराबर? खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? सर हमारे पास एक और है, ये तो पीरियड का हो गया, अब इसी में पूछेगा। अब कोई कहे सर 4D में, अब 4D सीखने का मतलब है पागल बनाने का मतलब है, 4D सीखेंगे नहीं, अगर ना समझ में आएगा तो यही कर देंगे, बाढ़ में गया।
ठीक, अब हमारे पास में क्या बेटा, सुनो ध्यान से, हमारे पास में यहां पे कौन सा 3D सीरीज है, तो अब यहां पे हमारे पास कौन सा ग्रुप है, नीचे थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप मतलब स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, और फिर इसके बाद में टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम सेकंड, और इसके बाद में वनेडियम, एनबी और टेराई टी है ना, यही तो है कि नहीं सर। मेरे पास में एक हमारे पास 3D है और यहां पे 4D है, और कौन सा है 5D है, यही तो है सर। नीचे आने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज, नीचे आने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज, यही होता है कि नहीं। नीचे आने पे अगर साइज डिक्रीज तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, बराबर है। अरे हाँ सुनो सुनो, अरे थोड़ा सा गड़बड़, नीचे आने पे साइज इंक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, साइज इंक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। सर ये देखिए 3D 4D और डन, 3D 4D और 5D बराबर है। अच्छा यहां देखते हैं 3D 4D 5D, एक तो ऐसा भी होता है 3D से बड़ा 4D और 4D से बड़ा 5D, एक ऐसा भी होता है 3D सबसे बड़ा कौन 5D, सबसे बड़ा कौन 5D, कौन बड़ा सबसे 5D, और 5D के बाद 3D और फिर ये हो गया डन। ये कब वैलिड है, ये कौन से केस में वैलिड है सर, ये कौन से केस में वैलिड है सर, ये ग्रुप थर्ड, कौन से ग्रुप में, ग्रुप थर्ड में आप कभी भी लगाइए यही लगाएंगे, ग्रुप थर्ड। ये कौन से ग्रुप में लगेगा, ग्रुप 4 6 कितना होता है 10 बस, बाकी ये क्या हो गया रिमेनिंग, क्या हो गया ये रिमेनिंग में हम ये कर लेंगे सर, ये हो गया रिमेनिंग, बराबर है कि नहीं बराबर। सर ये हमारे पास डी का आयनाइजेशन एनर्जी पूरा का पूरा एक साथ दे दिया हमने, जो आपको आना चाहिए था। ये क्या है आयनाइजेशन एनर्जी है, क्या है बेटा ये आयनाइजेशन एनर्जी। सर ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। सर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी इतनी समझ में आ गई कि नहीं, हमारे पास और क्या बचा, एफ ब्लॉक बचा कि नहीं, कौन बचा एफ ब्लॉक। अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं तो हमारे पास में एफ ब्लॉक में कुछ सीखना ही नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज, टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज, यही तो होता है कि नहीं होता है। बस सर सिंपल बात एक चीज और सीख लीजिएगा, जो लेंथेनाइड होता है ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो कैल्शियम के आसपास की वैल्यू के बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैल्शियम +1 +2 वाले जो वैल्यू होते हैं वैसे ही उसका भी इसका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का होता है। इसी के साथ एफ ब्लॉक भी खत्म हो गया हमारे पास में। क्या मेरे पास में पूरी एटॉमिक रेडियस, पूरी आयनाइजेशन एनर्जी सीख पाए कि नहीं सीख पाए, पूरा एक एक चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। देखो लेक्चर 3 लग गया है, लेकिन मैं पूरा डिटेल में आपको एनसीईआरटी के साथ साथ हर पॉइंट को कवर कर दिया हूं। ये आपको ओवरऑल व्यू, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में आपको जरूरत कुछ पढ़ने वाली है नहीं, जो अभी तक आपको बता दिया है। हाँ इसके बाद पी ब्लॉक की भी आपको एटॉमिक रेडियस वगैरह की जितना आपको, देखो जो अभी लेटेस्ट जो एनसीईआरटी ने सिलेबस अपना डिफाइन किया या एनटीए ने डिफाइन किया है, ठीक है, उसने कहा है कि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही सब बात करेंगे। वो जनरल में सारी बात कर देता हूं, मैं पीरियोडिक टेबल में बात करता हूं। पीरियोडिक टेबल में आपको पी ब्लॉक पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पी ब्लॉक जिस दिन डिस्कस करूंगा पूरा एक साथ डिस्कस कर दूंगा, आपको पूरा एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सभा यही समाप्त। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।